मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अली खातू साहब, जनाब दाऊद मोहसिन साहब, अनूप कोमल साहब, जनाब मुनीर अहमद जामी साहब और मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराह रास्त मैं अपने अफसाने पर आऊँगा इसलिए कि 15 मिनट मुझे ख़त्म करना है इस अफसाने को। इंशाअल्लाह मैं वक्त ख़त्म कर दूँगा। अफसाने का उन्वान है बेनाम रिश्ते। बेनाम रिश्ते। बरसात का मौसम था। एक रात बरसात जोरों पर थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि कमरे की खिड़की के करीब कुछ हरकत हो रही है। मैंने फौरन बल्ब ऑन किया और खिड़की के फाटक को खोलकर देखा कि एक नौजवान जोड़ा सर से पैर तक भीग चुका है और बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए बहुत परेशान है। मैं फौरन बिस्तर पर से उठा, दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। नहीं, हम पोर्टिको में थी, महफूज हैं। जैसे ही बरसात थम जाएगी हम चले जाएंगे, आप सो जाएं। नौजवान ने इंकिसारी के साथ कहा, भाई क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों के साथ बच्चा भी पूरी तरह भीग गया है। जाने बरसात कब थमे। तुम लोग अंदर आ जाओ। मेरे कहने पर दोनों बच्चे के साथ कमरे में दाखिल हुए। मैंने फौरन सलमा को आवाज दी जो सो रही थी। नहीं, आप भाभी को तकलीफ ना दें। जैसे ही बरसात का जोर कम हो जाएगा हम चले जाएंगे। लड़की जिसका नाम प्रभा था उसने कहा। मैंने बात को अनसुनी करते हुए पूछा, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम इसी मोहल्ले के 10वें ब्लॉक में रहते हैं। जिस वक्त हम घर से निकले थे बारिश के कोई आसार नहीं थे। हमें एक जरूरी इत्तला अपने रिश्तेदार को पहुंचानी थी, मगर घर पर ताला पड़ा हुआ देखकर लौट रहे थे कि बारिश शुरू हो गई जो थमने का नाम नहीं ले रही है। उसी लम्हे सलमा आंखें मलती हुई वरांडे में दाखिल हुई और हैरत से हम सबको देखने लगी। सलमा, ये लोग बुरी तरह भीग गए हैं, फौरन इनके लिए तौलिए ले आओ। परवा बहन को अंदर ले जाओ और बदलने के लिए साड़ी दे दो। नहीं, रहने दीजिए, अब हम बरसात में पूरी तरह महफूज हैं। तौलिए से सर पोंछ लेंगे। आप फिक्र ना करें। अरे कैसे फिक्र ना करें, आइए मेरे साथ। सलमा ने प्रभा का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, साथ ही बच्चे को गोद में उठा लिया जो ठठर रहा था। उसी दौरान नौजवान जिसका नाम रामचंद्र था, जो डील डोल में मुझ जैसा ही लग रहा था, मैं अलमारी से उसके लिए कपड़े ले आया। रामचंद्र ने जुब्बा और पाजामा को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आप दोनों हमारे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं गोया हम आपके अजीजों में से हैं। अरे भाई, आपसे ये किसने कह दिया कि आप लोग हमारे अजीजों में से नहीं हो? आप लोग हमारे अजीज हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी बातें सुनकर रामचंद्र हैरत के साथ मुझे देखने लगा। अरे भाई, इसमें इस कदर हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने कहा और पूछा, क्या तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? हाँ, आप हिंदुस्तानी हैं। जब हम हिंदुस्तानी हैं तो क्या हमें एक दूसरे को अजीज रखना नहीं चाहिए? मैंने पूछा। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी असना में सलमा प्रभा और बच्चे को अपने साथ ले आई। प्रभा ने साड़ी बदल ली थी। बच्चे पर मेरे दूसरे लड़के के गर्म कपड़े पूरी तरह जच रहे थे। सलमा ने बच्चे के बदन पर अच्छी तरह विक्स मल दिया था, जिसकी बू सारे कमरे में फैल गई थी। आप लोग बातें करते रहिए जब तक मैं गरम काफी बना लाऊंगी। कहते हुए सलमा किचन की तरफ चल पड़ी। देखिए, आप लोग तो हमारे लिए बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर रहे हैं, प्रभा ने कहा। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? फिर मैंने कहा, तुम लोग बहुत देर पहले घर से निकले हो, शायद खाने से फारूक नहीं हुए होंगे। सलमा से खाना लगाने के लिए कहूँगा। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। हम खाने के बाद ही घर से निकले थे। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि सलमा थर्मास में काफी ले आई। काफी पी चुकने के बाद रामचंद्र ने खिड़की का फाटक खोला और झट से बंद कर डाला। बरसात अभी बहुत जोरों पर थी।
बच्चा बहुत ही हंसमुख और बातूनी था। मैंने प्रभा की गोद से उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब तुम लोगों के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। साथ ही मैंने मेहमान खाने में बिस्तर लगाने के लिए सलमा से कहा। नहीं नहीं, दोनों एक साथ कहा। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं नहीं कि ये क्या रट लगा रखी है तुम दोनों ने। मैंने कहा और साथ ही पूछा, क्या एक बहन अपने भाई के घर में सो नहीं सकती और क्या एक भाई अपने बहन के घर में रह नहीं सकता? मगर कुछ नहीं, बरसात शायद ही जल्द थमे। अगर थम भी जाए तो इतनी देर गए रात में तुम लोग जाओगे कैसे, जबकि इस वक्त सवारी मिलने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। कोई 10 मिनट बाद सलमा वापस आई। दोनों से कहा कि बिस्तर लगा दिया गया है, जाकर सो जाएं। रामचंद्र ने उठते हुए कहा, आप जैसे लोग तो दुनिया में बहुत कम होंगे। नहीं भाई, हम जैसे लोग तो दुनिया में बहुत हैं, मगर तुम जैसे लोग जो किसी को खिदमत करने का मौका नहीं देते बहुत कम है। आपकी बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। रामचंद्र ने मुस्कुराते कहा, ठीक है याद रखो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। हस्ब मामूल अज़ान की आवाज के साथ ही मैं और सलमा जाग गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद घर आया तो देखा कि रामचंद्र और प्रभा भी जाग गए हैं और गरम गरम काफी की चुस्कियां ले रहे। मुझ पर नजर पड़ते ही रामचंद्र ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि आप दोनों की अपनायत और खुलूस को हम क्या नाम दें। अब तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में हैं। फिर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस इत्तेफाकी दोस्ती को हमेशा याद रखें। तुमसे किसने कहा कि हम इस दोस्ती को कायम नहीं रखेंगे? मैंने पूछा। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों आज रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। साथ ही उसने मेरी जेब से पेन निकाला और तपाई पर पड़ी हुई पैड पर अपना पता लिखकर कहा, आप इस पते पर आ जाएं। अरे भाई, इतनी बड़ी पेशकश को तो हम कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता शाम की चाय पर 5 बजे हाजिर हो जाएंगे। अरे हाँ, यह तो और भी अच्छी बात हुई। आप लोग 5 बजे घर आ जाएं और रात के खाने के बाद वापस आए। हंसते हुए प्रभा ने कहा, हाँ प्रभा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये कभी कभी तो बहुत अच्छी बातें कर जाती है। रामचंद्र ने प्रभा पर प्यार भरी चोट की और प्रभा ने मुस्कुराते हुए इस चोट को सह लिया। हाँ, आप लोग 5 बजे आ जाएं, वरना आप लोगों को लेने के लिए मैं आ जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं, हम जरूर आएंगे। कोई 9 बजे नाश्ते से फारिग होकर दोनों अपने घर चले गए। रुखसती के वक्त प्रभा कुछ जज्बाती सी हो गई थी। सलमा का हाथ मजबूती के साथ थामते हुए वो कह रही थी, भाभी आज शाम को आप हमारे घर जरूर आए, वरना हमें बहुत दुख होगा। हम जरूर आएंगे, सलमा ने कहा। हस्बे वादा हम लोग रामचंद्र के घर पहुंच गए। सलमा के हाथ में मिठाई का पैकेट देखकर प्रभा ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोग तो खामखा तकल्लुफ करते हैं। खामखा नहीं, सुना है मिठाई मोहब्बतों को बढ़ाती है, इसलिए लिहाजा इसके साथ चले आए। मैंने हंसते हुए कहा, मैं न कह रहा था प्रभा के भाई साहब बहुत दिलचस्प आदमी हैं। रामचंद्र ने प्रभा की तरफ देखते हुए कहा, क्या भाभी कम दिलचस्प है? प्रभा ने मोहब्बत के साथ सलमा का हाथ पकड़ते हुए कहा और हमें हाल में ले गई, जहां चाय के साथ दीगर लवाजिमात बहुत पुरतकल्लुफ थे। इधर उधर की बातचीत के बाद सलमा किचन में प्रभा का हाथ बटाती रही। रात 9 बजे बहुत ही खुशगवार एहसासात के साथ हम घर लौटे। इसके बाद हमारी मुलाकातों का सिलसिला बराबर जारी रहा। इन 30 सालों के दरमियान हमारी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई कि चाहे वो हमारी ईद का दिन हो कि उनका त्योहार, उनके यहाँ कोई रस्म हो के हमारे यहाँ कोई तकरीब, दुख हो के सुख, गम हो या खुशी, हम आपस में बांट लिया करते थे। इस बेनाम रिश्ते से कुछ इस तरह बंध गए थे कि यह रिश्ता हमें अपनी जिंदगियों से वाबिस्ता महसूस होने लगा। हम इस रिश्ते के कैफ और सुरूर में बहे चले जा रहे थे कि अचानक सारी फजा बदल गई। मंदिर और मस्जिद की सियासत ने इन रिश्तों पर बड़ी कारी ज़रब और बहुत ही बेरहम ज़रब लगाई। सियासी खेल के बोझ तले अब ये रिश्ते दबे कुचले जा रहे हैं। मोहब्बत, खुलूस और हमदर्दी की जगह नफरत, अदावत और दुश्मनी ने ले लिया। इन रिश्तों को काटने के लिए कहीं त्रिशूल तो कहीं मियानों से तलवारें निकल पड़ी हैं। कहीं इन रिश्तों को आग में झोंका जा रहा है तो कहीं बमों से उड़ाया जा रहा है तो कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब ये रिश्ते टूटने और बिखरने लगे हैं, इनमें दरारें पड़ने लगे हैं।
रामचंद्र बहुत दिनों से घर नहीं आया। नफरत की इस फजा में कहीं ये भी तो नहीं खो गया। सोच सोच कर मैं परेशान हुआ जा रहा हूँ। नहीं रामचंद्र, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर यह ख्याल उठता है। बेचैनी के साथ उसकी राह देखने लगता हूँ। मेरी परेशानी को देखकर सलमा कहती है, आप रामचंद्र भैया के लिए इस कदर परेशान क्यों हैं? वो आएंगे और जरूर आएंगे। मैं रामचंद्र के ख्यालात में गुम हूँ कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजा खोलता हूँ और रामचंद्र को सामने पाकर उससे बेतहाशा लिपट जाता हूँ। मेरी इन आंखों को देखकर वो पूछता है, क्यों, क्या हुआ आपको? रामचंद्र, कई दिनों से तुम नहीं आए। मैं सोच रहा था कि हमारे दरमियान भी कहीं मंदिर और मस्जिद। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रामचंद्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? हैरत के साथ उसने पूछा और कहा, मैं चंद दिनों के लिए शहर से बाहर था, आज ही लौटा हूँ और मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि आज रात आपकी गली से एक बहुत बड़ा जुलूस गुजरने वाला है। चूंकि इन दिनों फजा खराब है, आपके इस ब्लॉक में शरपसंदों के हाथों कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वक्त यहाँ रहे। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चले। नहीं रामचंद्र, जुलूस के डर से मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। जो होगा उसे देखा जाएगा। मेरे लिए यही काफी है कि तुम मंदिर और मस्जिद के बखेड़े में नहीं पड़े। तुम वही रामचंद्र हो जो इससे पहले थे। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? और कहा, हमारी दोस्ती पर तो इस मुल्क के मंदिर और मस्जिद कुर्बान किए जा सकते हैं। और पूछा, क्या ये मंदिर और मस्जिद इंसानी रिश्तों से बड़े हैं जो इन्हें तोड़कर रख देंगे? सच तो यह है कि मंदिर और मस्जिद रिश्तों को जोड़ते ही तोड़ते नहीं। और तोड़ते तो वो लोग हैं जिन्हें ना मंदिर से मोहब्बत है ना मस्जिद से प्यार। शेर सुन लीजिए, ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? ये सारे शहर में दहशत सी क्यों है? यकीनन कल कोई त्योहार होगा। मैं हैरत के साथ रामचंद्र को देखने लगा। अपनी बात को जारी रखते हुए उसने कहा, मैं अपने मुल्क की तारीख पर गहरी नजर रखता हूँ। कह सकता हूँ कि जब भी खुद गर्जों और मुफाद परस्तों ने इस मुल्क में इंसानी रिश्तों को तोड़ने और बांटने की कोशिश की है, ये मुल्क बटकर टूट गया है। मुझे डर है कि कहीं हम इन खुद गर्जों और मुफाद परस्तों के हाथों में फिर एक बार बर्बाद होकर न रह जाएं। फिर एक बार मुल्क पर आफत न आ पड़े। नहीं रामचंद्र, अब ऐसा नहीं होगा। याद रखो, जब तक हम जैसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, इस मुल्क पर कोई आफत नहीं आएगी और ना ही ये मुल्क टूटेगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं। नहीं रामचंद्र, कुछ भी हो जाए मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। मैंने मजबूत इरादे के साथ कहा। फिर एक बार कहा, तो ठीक है, आज रात मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं और सलमा ने बहुत समझाया कि वो अपने घर चला जाए, मगर वो किसी भी तरह राजी ना हुआ। रात को इधर 1 बजे जुलूस हमारी गली से पुरअमन गुजर गया। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद रामचंद्र ने कहा, भाई साहब, आप तो अपने जिद के पक्के हैं, तुम कहाँ कच्चे हो? मैंने कहा, मान रामचंद्र ने मुझे लिपटा लिया है। जाने क्या बात थी कि हम दोनों की आंखें भीग गई हैं और सलमा भी पल्लों से अपनी आंखें पोंछ रही है। बहुत अच्छे लोग। मोहतरमा मेहनूर जमानी साहब, आइए।